मूर्ति विजन क्लासेस की तरफ से मैं अजय कुमार आपको आइसोमरिज्म के श्रृंखला में पीवाईक्यू, रिंग चेन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म डिस्कस करूंगा। जबकि पिछले लेक्चर में हम लोग आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़े। सबसे पहले पीवाईक्यू चल देंगे। पीवाईक्यू से पहले कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। क्या है? लिमिटेशन है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसर्न है ये फंक्शनल ग्रुप से। सो चेन आइसोमरिज्म, जितना भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारा का सारा चेन आइसोमरिज्म देता है। बस उसके लिए कंसर्निंग कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। जबकि कार्बन कंटेनिंग functional group do not show position isomerism। अब इसमें से कुछ हैं जो शो नहीं करते हैं, वो हैं COH कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, साइनाइड। लेकिन कार्बन कंटेनिंग दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी हैं जो पीआई शो करते हैं। शो करने वाले हैं कीटोन और आइसोसाइनाइड। ये दोनों जो है वो पीआई शो करते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पीआई देता है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप पीआई नहीं देता। ऐसा कुछ कमेंट्स आपका था, तो पीआई क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है नंबर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, पूछता है C6H10O। C6H10 का टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन मतलब CH3, CH2, 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर आप इसको समझें तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो कार्बन है C4H9, C4H9 और इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमने इसके लिए पीछे बता रखा है कि C4H9 टर्मिनल एल्काइन के लिए C4H9 होना चाहिए और C4H9 के जो रेडिकल होंगे उनकी संख्या 4 होगी, क्योंकि C4H9 बना हुआ है C4H10 से और C4H10 दो आइसोमर बनाता है। ये दो आइसोमर बनाता है। इसका मतलब है कि यहां जो CH जो टर्मिनल रूप से जुड़ेगा वो कितने टाइप कार्बन से जुड़ेगा। तो अगर कार्बन का टाइप देखें तो एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, मतलब इससे जो है दो तरीके के आइसोमर्स बने। और इसमें भी दो, एक ये तीनों एक 1 डिग्री कार्बन है और ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो इससे दो टर्मिनल एल्काइन बनेंगे। तो टर्मिनल एल्काइंस की संख्या
इसमें हमारी 4 होगी। अब बच्चों के लिए लगता है कि ये 4 होगी, तो कौन कौन सी होगी उसको भी देखते हैं। 4 कौन कौन से होंगे। सबसे पहला हम 1 पोजीशन पे लगाते हैं, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जो है इसको हम लोग ये दूसरा जो पोजीशन है इसमें एल्काइन लगाएंगे, तो CH3 CH2 CH2 से यहाँ रह जाएगा CH CH3, यहाँ लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड। अगला जो है हम लोग इसमें देखें तो एक पोजीशन तो इस तीनों में से कहीं एक लगा देते हैं, CH3 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका यहाँ CH3। जबकि इस 3 डिग्री कार्बन में लगाएंगे तो होगा CH3 C C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH3, मतलब हमारे 4 निकलते हैं, तो यहाँ 4 होंगे। मैं समझता हूँ कि अब सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल किनारे वाले एल्काइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला कहता है नंबर ऑफ एल्कीन्स, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स पूछा है। तो इसमें एल्कीन्स जब देखेंगे तो एल्कीन्स चेन पोजीशन दोनों तरीके के होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका चेन देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2। अब ये तो नॉर्मल है, इसका हम लोग यहाँ आइसो कर लेते हैं। इसका आप पोजीशन भी बदल दीजिएगा तो एक पोजीशन हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो इस कंपाउंड के लिए आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ से इधर शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे इसमें यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा। इसमें इस डबल बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। H यहाँ नहीं रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो हमारे जो है 5 आइसोमर इसमें बन रहे हैं। 5 आइसोमर इसमें फॉर्म हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इसमें 5 बने, कहता है नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C5H10 C5H10। तो एक तो साइक्लिक आइसोमर होंगे जिसमें ये 5 कार्बन, दूसरा साइक्लिक बनेगा जो 4 कार्बन का साइकिल हो और एक बाहर हो, तीसरा साइक्लिक बनेगा जब 3 कार्बन जो है उसका रिंग हो,
और 2 कार्बन बाहर। अब ये दोनों कार्बन साथ साथ होने के बदले अलग अलग हो सकते हैं। अब ये दोनों कार्बन जो है एक ही कार्बन के बजाय 2 अलग अलग कार्बन पर भी हो सकता है। तो इससे हमारे टोटल 5 आइसोमर बने। बच्चों, इसमें एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि 1 और 2, ये जो 5 संरचनाएं बन रही है, इस पांचों में 1 और 2 के बीच क्या रिलेशन है? तो 1 और 2 आपस में चेन आइसोमर। आपसे पूछा जाएगा 1 और 3, तो पेरेंट चेन और ब्रांच चेन अलग अलग है, तो चेन आइसोमर। इस तरह से आपको ये आपस के रिलेशंस भी फाइंड करके रखने चाहिए, जबकि जो सवाल में हो तब भी, नहीं हो तब आप रिलेशंस फाइंड करके रखेंगे तो आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगला कहता है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C3H6Cl। तो C3H6, CH3, CH2, CH, Cl दोनों क्लोरीन टर्मिनल पोजीशन पर रखते हैं। दोनों क्लोरीन को अल्टरनेट कार्बन पर रखते हैं। दोनों क्लोरीन को मिडिल वाले कार्बन पर रखते हैं और दोनों क्लोरीन को दोनों किनारों पे रखते हैं। मतलब यहां आइसोमर्स की संख्या 4 बन रही है, इसलिए इसके 4 आइसोमर। आप लिख लीजिए। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको इन सवालों में जो भी सुविधा करने में, क्वेश्चन करने में जो दिक्कत आती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अगला कहता है नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C4 C6H4Cl2 C6H4Cl2। तो एरोमेटिक कहता है मतलब बेंजेनोइड रिंग आएगा। अब ये दोनों Cl 2 कंजुगेटिव कार्बन पर होंगे, तो ये हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। दूसरा इसका आइसोमर जो होगा वो पोजीशन चेंज कर देंगे, 1 और 3, 1 3, जिसको हम लोग मेटा डाइक्लोरोबेंजीन कहते हैं। अगला जो है 1 और 4 पोजीशन होगा, मतलब पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मतलब इसमें आइसोमर्स जो हमारे निकल के आए हैं उनकी संख्या 3 आ रही है। आगे चलते हैं। कहता है नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर ऑफ C6H3Cl3। बेंजीन जो है C6H6, ये जो बना है C6H6 से 3 हाइड्रोजन हटाया गया है और वहां 3 क्लोरीन लगाया गया, जिससे आपका बना है C6H3Cl। मतलब बेंजीन के 3 कोनों से आप क्लोरीन को जोड़ देते हैं
एक तो हो गया आइसोमर 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। दूसरा होगा 1 और 2 को पास रखते हैं और थर्ड को फोर्थ के पोजीशन पर रख देते हैं। तीसरा हो जाएगा 1 3 और 5 Cl Cl Cl। मतलब इसमें टोटल 3 आइसोमर निकल। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसी भी कंपाउंड में कितना आइसोमर, अगर डेरिवेटिव है तो आइसोमर कितना निकले। अगले सवाल पर चलते हैं। नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ C8H10। C8H10 तो एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन तो होना चाहिए, और इस बेंजेनॉइड रिंग में 2 कार्बन बाहर रखते हैं, एक आइसोमर हुआ। अब ये दोनों ब्रांच जो हैं उसको 2 अलग अलग कार्बन एटम पर रख, जो कि 1 2 पोजीशन है तो ऑर्थो हो गया। अगला 1 3 पोजीशन रख लेते हैं। अगला 1 और 4 पोजीशन, मतलब इसमें आइसोमर्स की संख्या 4 बन रही। पहले लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छा जो सवाल है, जो हमने पीछे कहा कि नंबर ऑफ कार्बन सो चेन आइसोमरेज इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जो सबसे ज्यादा ये खोजने की जरूरत है कि कितने कार्बन होंगे तो चेन आइसोमरिज्म होगा। जैसे हमने रखा है एल्केन, तो एल्केन होने के लिए चेन आइसोमरिज्म कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन होगा तो आपका नॉर्मल और आइसो 2 आइसोमर बने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू में कई बार पूछा है कि इनमें से कौन सा चेन आइसोमर होगा, तो उसके लिए आपको मिनिमम कार्बन पे ध्यान रखना होगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगला आते हैं एल्कीन। भाई एल्कीन के लिए भी 4 ही कार्बन हो जाएगा, नॉर्मल और आइसो। CH3 CH2 CH CH2 नॉर्मल ब्यूटीन, और CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3। अगला हमारा है एल्काइन। बच्चों एल्काइन में 4 नहीं 5 कार्बन होंगे, तभी आपको चेन आइसोमरिज्म मिलेगा। दैट इज CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका पोजीशन बदल दीजिए। C ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्कोहल है, एल्कोहल का आइसो जो है हमारा 3rd कार्बन के बदले 4th कार्बन होना चाहिए।
जबकि लोग थर्ड कार्बन में भी लगा लेते हैं तो वो पोजीशन आइसोमर भी हो जाता है। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। बच्चों, इसमें बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप जितने भी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप का ये बना के रख लीजिए अपने लिए कि कौन सा चेन शो करता है और कौन सा चेन शो नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन सो पोजीशन आइसोमर। बच्चों, आपको एक याद बातें ध्यान में रखनी होगी कि कुछ कंपाउंड हैं जो पीआई शो नहीं करते हैं। कौन कौन से नहीं करते हैं? तो COH नहीं करता है, COCl नहीं करता है, CONH2 नहीं करता है, COO नहीं करता है, COCOO नहीं करता है, CHO नहीं करता है और CN नहीं करता है। तो बच्चों, इसको छोड़ करके जितना भी कंपाउंड है सबका आप पोजीशन आइसोमर पता। मैं यहाँ जो है लिस्ट में है उसका पहले पीआई लिखता हूँ। तो सबसे पहले एल्केन। एल्केन के लिए पीआई शो होने के लिए कम से कम मिनिमम कार्बन जो होगा एल्केन में 5 चाहिए। एल्केन में पीआई की संख्या शो करने के लिए कार्बन 5 होनी चाहिए। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH3। ये 5 जब आप रख रहे हैं तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, पोजीशन सेम हो जाएगा। तो 5 नहीं, इसके लिए आप 6 कार्बन रखें। CH2, CH3। अब इसका पोजीशन आप बदल दीजिएगा। जबकि एल्कीन्स में एल्कीन्स में पीआई शो करने के लिए कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए। इसका पोजीशन बदल दें। एल्काइंस में भी कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए। एल्कोहल्स में कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बाकी कंपाउंड्स के पीआई निकाल करके हमें भेजिए और इसमें अगर किसी में डाउट है तो आप हमें से सवाल पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर कहता है कि when an organic compound exists in both form, ring form as well as chain। मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर होंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और कम से कम 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला डिफर करे, क्योंकि रिंग और चेन 2 फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो तो वैसे कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे और इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखें कि क्या क्या रख सकते हैं। मैं एक बेसिक फार्मूला रखता हूं C3H6। अब C3H6 लिखने पर हमारा कंपाउंड एक बन सकता है प्रोपीन। अब यह जो है हमारा प्रोपीन है, जबकि इसका एक आइसोमर हम लोग लिख सकते हैं जो रिंग फॉर्म में हो, CH2, CH2, CH2। अब देखा जाए तो दोनों केस में
जो हमारा du है वो 1 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों के केस में 1 है। मतलब वैसा सारा मॉलिक्यूल जिसमें du 1 या 1 से ज्यादा हो वो क्या शो कर सकते हैं, रिंग चेन शो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा C3H4, तो C3H4 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां du जो है वो हमारा 2 आता है, तो ये du 2 आता है और कम से कम 3 स्पीसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये चेन है, इसका रिंग फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, CH2 C और H डबल बॉन्ड CH, तो ये रिंग फॉर्म होगा। यहां भी रिंग फॉर्म में भी du हमारा 2 आ रहा है। मतलब वैसा सारा मॉलिक्यूल जिसमें सफिशिएंट कार्बन अगर होंगे और du का वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा होगा, वो क्या शो करेगा, रिंग चेन आइसोमरिज्म। बच्चों हमारे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं जिसमें रिंग चेन की पॉसिबिलिटी है, मतलब रिंग चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कहता है आइसोमर्स ऑफ C4H8। बच्चों C4H8 से अब जो पहले तक सवाल पूछा जाता था एल्कीन एल्काइन, जैसे ही इस कंपाउंड को देखा जाए तो इस कंपाउंड का du हमें 1 दिखता है, क्योंकि CnH2n प्लस 2 से 2 हाइड्रोजन घट रहे हैं, इसका du जो है वो हमारा क्या है, 1 है। अब du 1 है तो इसमें कुछ चेन आइसोमर बनेंगे और कुछ रिंग आइसोमर बनेंगे। एक तो हो गया चेन, दूसरा जो है इस चेन का आप नॉर्मल है, इसका आइसो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब इसका पोजीशन चेंज करते हैं, ये तो हमारे चेन आइसोमर हुए। अब इनका रिंग संभव है, रिंग अगर इसका देखें तो 4 कार्बन का रिंग और उसके बाद 3 कार्बन का रिंग और एक ब्रांच, दैट मीन्स इसमें कुल 3 जो है वो रिंग चेन में चेन आइसोमर हैं और इसके 2 जो है वो रिंग आइसोमर हैं। मतलब टोटल जो आइसोमर्स हैं उनकी संख्या यहाँ 5 हो। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे आइसोमर्स ऑफ C5H10। C5H10 इसको हम लोग 2 क्वेश्चन के रूप में पीछे पढ़े हुए हैं, नंबर ऑफ एल्कीन्स ऑफ C5H10, दूसरा नंबर ऑफ रिंग कंपाउंड ऑफ C5H10। पीछे हमने देखा था इसकी भी संख्या 5, इसकी भी संख्या 5, तो टोटल आइसोमर इसमें कितने निकलेंगे, 10 निकलेंगे। अब ये 10 कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका पोजीशन निकाल लेते हैं। CH3 इसका पोजीशन नहीं, इसका पहले चेन देख लेते हैं, नॉर्मल है, इसका आइसो प्रोडक्ट
HCH2। अब इसके एक पोजीशन आप बदलेंगे, अब इसमें इसका 3 पोजीशन निकलेगा, एक पोजीशन तो ये है, 2 और निकलेंगे। इस पोजीशन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके रिंग कंपाउंड्स भी बनाए जा सकते हैं। 5 कार्बन है तो उसका साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मतलब 5 जो है वो रिंग चेन और 5 जो है वो चेन बन रहे हैं, तो टोटल इसमें 10 आइसोमर होंगे। देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कहता है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर कहते हैं कि टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, different physical or chemical property due to different functional group or multiple bond. Functional group or multiple bond are functional isomer. इसमें दोनों जो है वो डिफर होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप डिफर होंगे तो उसको हम लोग फंक्शनल आइसोमर कहें। जैसे हम लोग एग्जांपल, फंक्शनल आइसोमर जब भी होंगे वो सेट में होंगे। ए पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए पेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, आर फंक्शनल आइसोमर। बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हमें ध्यान में रखने होते हैं कि कौन कौन से सेट आपस में फंक्शनल आइसोमर, ये सेट जो है वो फंक्शनल आइसोमर होंगे। यहां तक पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं कि कौन सा सेट आपस में फंक्शनल आइसोमर है। सबसे पहला अल्कोहल एंड ईथर, ये सेट जो है वो आपस में फंक्शनल आइसोमर होता है। कहोगे कि सर खाली कह दिए हवा में, इसका एग्जाम्पल तो बताइए। देखिए अल्कोहल और ईथर, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला रख लेते हैं C2H6, तो इससे दोनों कंपाउंड बनेंगे। एक हो जाएगा CH3CH2OH और CH3OCH3, मतलब इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर, ये दोनों के दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर। अगला जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन, मॉलिक्यूलर फार्मूला रख लेते हैं C3H6O, इससे दो कंपाउंड जनरेट होते हैं CH3CH2CHO, ये एल्डिहाइड है, और COCH3, इसको हम लोग प्रोपानल कहेंगे और इसको प्रोपानोन कहेंगे। ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। तो जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप होंगे
वो दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपस में फंक्शनल आइसोमर हो। चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल के रूप में। आपको ये सेट याद रखने होंगे कि कौन कौन से आपस में किसके साथ फंक्शनल आइसोमर है। जैसे अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए फॉर्मूला रख सकते हैं C2H4O2, दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड। और इसका फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा HCOOCH3, दैट इज मिथाइल फॉर्मेट। अगला है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। C2H3N हो गया CH3CN और CH3NC, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बच्चों कमेंट बॉक्स में ये मिथाइल साइनाइड जो है इसका आप IUPAC नाम हमें बताइए, और मिथाइल आइसोसाइनाइड के भी आपको IUPAC नाम हमें बताने हैं। वापस आएंगे तब तक। अगला है एमीन। एमीन जो है इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन में डिवाइड करते हैं। एमीन हो गया C3H9N। इसके 3 एग्जाम्पल हैं CH3, CH2, CH2, NH2। जब NH2 के रूप में होगा तो उसको 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन कहेंगे। जब यही एमीन NH के रूप में होगा तो इसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे। और जब ये N के फॉर्म में होगा तो टर्शियरी एमीन। बच्चों आपके कमेंट बॉक्स का मैं इंतजार करूंगा। वैसे मिथाइल साइनाइड का IUPAC नाम है साइनोईथेन। साइनोईथेन लोग लिखते हैं जो गलत हो जाता है, आपको इसको लिखना होगा इथेन नाइट्राइल। जबकि मिथाइल साइनाइड का IUPAC नाम हो जाएगा मीथेन कार्बिल एमीन। इसी तरह से आपको 1 डिग्री का तो नॉर्मल है, आप 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स के नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। चलते हैं अगले सवाल की, अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला है एल्कोहलिक और फेनोलिक कंपाउंड। ये दोनों भी आपस में आइसोमर्स के रूप में रहते हैं, फंक्शनल आइसोमर, दैट इज CH2OH and OH CH। देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख लेते हैं। यहाँ C6H5, एक कार्बन बढ़ गया तो C7, हाइड्रोजन 5 3 8 H8, इससे 2 कंपाउंड बने। ये हमारा एल्कोहलिक रहेगा, ये फिनोलिक है। अगला जो है प्रोपाइन और एल्कीन। ये जो है प्रोपाइन CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे ब्यूटाइन है। और इसका डबल एल्कीन फॉर्मेशन
होगा, तो इसको हम लोग ब्यूटाइन कहते हैं। और ये 1,2 के स्थान पर 1,3 ब्यूटा डाइन होगा। देखिए, एल्काइल हैलाइड जो है वो फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करता है। एक सवाल और ध्यान रखिएगा कि लोग एमाइड का भी जो है फंक्शनल आइसोमर नहीं करते। थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। एमाइड, एमाइड जो है इसका फंक्शनल आइसोमर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। जैसे हमने रखा CH3, CH2, CH2, NH2, ये एमीन है। इस एमीन में हम लोग एमाइड के लिए CONH2 रखते हैं, तो CH3, CH2, CH2, CONH2 रखा। एमीन में आप देखते क्या है, एमीन का ये हुआ 1 डिग्री एमीन, इसी का 2 डिग्री एमीन, और इसका हम लोग 3 डिग्री एमीन भी देखते हैं। इसी तरह से ये हमारे एमाइड हैं, तो एमाइड 1 डिग्री भी होंगे। एमाइड जो है वो 2 डिग्री एमाइड भी होता है। और जब हम लोग इसका देखें तो ये 3 डिग्री एमाइड भी। आई थिंक आपको ये समझ में आया। बच्चों, जब हमें पूरा डेफिनेशंस याद रहेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके आइसोमर्स का निकालने का जो है डेफिनेशन आप याद करके रखिए, आप PYQ तैयार करके रखिए। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, और अगले क्लास में आपको इसके और भी क्वेश्चंस PYQ मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।